आज है 19 फरवरी 2025, दिन बुधवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। योगी सरकार ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए बड़ा फैसला लिया है। अब सीमा पर रक्षा करते या आतंकी हमले में बलिदान हुए विवाहित जवानों के भाई भी अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने के हकदार होंगे। सरकार ने नियमों में संशोधन कर बलिदानियों के आश्रितों की सूची में उनके भाई को भी शामिल किया है। प्रदेश सरकार हर वर्ष बलिदानियों के एक आश्रित को नौकरी देती है और 2024 में 12 आश्रितों को नियुक्ति दी गई है। कई बार बलिदान हुए जवान की पत्नी उनके भाई से विवाह कर लेती है। ऐसे में अब उनके भाई को भी सरकारी नौकरी का लाभ मिलेगा। इस फैसले से शहीद परिवारों को आर्थिक फायदा होगा। देश भर में किसानों की आय बढ़ाने के लिए मोदी सरकार लगातार काम करने का दावा करती है। किसानों को उनके फसलों की सही कीमत मिले, इसके लिए समय समय पर एमएसपी में बढ़ोतरी समेत कई वित्तीय सहायता मुहैया भी कराई जाती है। अब केंद्र ने एकीकृत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान योजना को 15वें वित्त आयोग के दौरान 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार एकीकृत पीएम आशा योजना का मकसद खरीद कार्यों का प्रभावी कार्यान्वयन करना है। यह योजना किसानों को अच्छी कीमत देने और जरूरी वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। एकीकृत पीएम आशा योजना की मूल्य समर्थन योजना के तहत दलहन, तिलहन और खोपरा की खरीद की जाती है। लखनऊ में हजरतगंज के कई बड़े शोरूम रेस्टोरेंट व्यापारियों के हाथ से वापस जाएंगे। वर्षों से प्राइम लोकेशन की इन संपत्तियों पर मामूली किराए पर व्यवसाय कर रहे इन लोगों से शोरूम वापस लिए जाने हैं। योगी सरकार ने इनके लिए कवायद भी शुरू कर दी है। शत्रु संपत्ति अभिलक्षक कार्यालय ने इसका सर्वे शुरू कर दिया है। हलवासिया बिल्डिंग के बाद अब कपूर होटल, रॉयल कैफे होटल, कोहली ब्रदर्स व नीता बहल के शोरूम सहित जनपद की 11 दुकानों का भी सर्वे होगा। मंगलवार को जिला प्रशासन, एलडीए तथा शत्रु संपत्ति अभिरक्षक कार्यालय की टीम इन बिल्डिंग के सर्वे के बाद अपनी संपत्ति होने का बोर्ड लगाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत मंगलवार से हुई है। विपक्ष द्वारा हंगामे और शोर शराबे के बीच राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने संबोधित किया। इस अभिभाषण में राज्यपाल ने प्रदेश में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 4 एक्सप्रेसवे का भी जिक्र किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अभिभाषण में प्रदेश में बनने वाले 4 एक्सप्रेसवे को लेकर कहा कि उत्तर प्रदेश को देश में एक्सप्रेसवे के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा 4 बड़े एक्सप्रेसवे संचालित है। इसके अलावा प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे और गोरखपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण का कार्य जारी है। देश के कुल एक्सप्रेसवे में से सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में है। अब कम जमीन पर उद्योगों के लिए कहीं ज़्यादा निर्माण कराया जा सकेगा। उद्यमियों को बड़ी राहत देने के लिए राज्य सरकार ने भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में संशोधन कर भू अच्छादन व एफआईआर को जहां बढ़ाया है, वहीं सेटबैक को घटाया गया है। विकास प्राधिकरण व आवास विकास परिषद को निर्देश दिए गए हैं कि उपविधि के संबंधित संशोधन को अपने अपने बोर्ड के माध्यम से अपनाकर तत्काल लागू किया जाए। आवास एवं शहरी नियोजन के प्रमुख सचिव पी गुरुप्रसाद की ओर से उपविधि में संशोधन संबंधी जारी शासनादेश के मुताबिक अब सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग को 500 वर्ग मीटर तक के किसी भी क्षेत्र में स्थित भूखंड पर स्थापित करने पर 20% ज़्यादा भू अच्छादन अनुमन्य होगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के पहले खंड का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। इसे इसी माह अंत तक शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में नई सरकार के गठन के बाद पहले खंड को शुरू करने की तारीख तय कर दी जाएगी। इसके शुरू हो जाने से यमुना पार में जाम की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी।
एक्सप्रेसवे के पहले खंड की लंबाई 32 किलोमीटर है। इसको 2 हिस्सों में तैयार किया जा रहा है। एक की लंबाई 14.75 किलोमीटर है। यह अक्षरधाम से शुरू होता है और लोनी बॉर्डर पर खत्म होता है। वहीं दूसरे पैकेज की लंबाई 16.85 किलोमीटर है। यह लोनी से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक जाता है। पैकेज 1 की लागत 1100 और पैकेज 2 की लागत 1323 करोड़ है। महाकुंभ में उत्तर प्रदेश की कैबिनेट के बाद पहली बार महाकुंभ नगर में प्रयागराज नगर निगम के सदन की बैठक हुई, जिसमें 462 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी प्रदान की गई है। प्रयागराज नगर निगम द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक महापौर उमेश चंद्र गणेश केसरवानी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई सदन की बैठक में प्रयागराज में यमुना नदी पर राम सेतु बनाने और साथ ही आध्यात्मिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय अध्यात्म विश्वविद्यालय स्थापित करने का भी प्रस्ताव पारित किया गया है। बैठक में महापौर गणेश केसरवानी ने कहा कि हम भविष्य का प्रयागराज बनाने जा रहे हैं। 2025-26 के लिए 462 करोड़ की परियोजनाएं मंजूर की गई है। योगी सरकार बेटियों की शादी के लिए पैसे दे रही है। दरअसल समाज कल्याण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों की बेटियों की शादी के लिए अनुदान योजना संचालित की जा रही है, जिसके लिए इच्छुक आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। योजना के तहत पात्र आवेदकों को एक मुश्त 20,000 रुपये की धनराशि ई कुबेर के माध्यम से आधार सीएड बैंक खाते में प्रेषित की जाएगी। इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 40,080 रुपये और शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये से अधिक न हो। इसके अलावा कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और उसके आसपास सटे जिलों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार की ओर से आईआईएम से आउटर रिंग रोड स्थित रेथा अंडरपास के इलाके की कनेक्टिविटी बनाने के लिए बजट और पूरी कार्य योजना तैयार है। जल्दी ही लखनऊ में 4 लेन आउटर रिंग रोड पर काम चल रहा है। आउटर रिंग रोड का निर्माण शहर के यातायात को बेहतर बनाने और जाम की समस्या को कम करने के लिए किया जा रहा है। यह परियोजना शहर के लोगों की यात्रा और सरल बनाएगी। लखनऊ के रेता अंडरपास से लेकर पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क तक 14.28 किलोमीटर क्षेत्र की सड़क को 4 लेन किया जाएगा। आईआईएम से आउटर रिंग रोड स्थित रेता अंडरपास मार्ग का कायाकल्प किया जाएगा। दिल्ली से सटा लोनी इलाका गाजियाबाद से सीधे जुड़ेगा। इसके लिए कुल 20 किलोमीटर लंबी नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड बनाई जा रही है। यह रोड बनने से गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर के लोगों को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड की सेंट्रल वर्ज को विकसित किया जा रहा है। साथ ही इसमें मिट्टी डालने का बाद पौधारोपण भी होगा ताकि इस मार्ग की दूर से ही पहचान की जा सके। दरअसल साथ ही निर्मित मार्ग के दोनों ओर भी हरियाली होगी। जीडीए गाजियाबाद से लोनी को सीधे जोड़ने के लिए कुल 20 किलोमीटर लंबी नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड बना रहा है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट को जाम से निजात और गौर चौक पर अंडरपास का निर्माण कार्य शुरू है। ये 18 माह में पूरा होगा। इसमें गाजियाबाद व ग्रेटर नोएडा पूर्व की ओर आने वाले वाहन चालक बिना रुकावट के आवाजाही कर सकेंगे और चौक पर जाम समाप्त होने से प्रतिदिन गुजरने वाले लाखों वाहन चालकों को राहत मिलेगी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में गौर चौक पर घंटों लगने वाले जाम की समस्या के समाधान के लिए प्राधिकरण ने अंडरपास की योजना तैयार की है। सर्दियों के दौरान इस पर काम भी शुरू हुआ, पर एनसीआर में प्रदूषण से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू होने से अंडरपास निर्माण भी अटक गया। अब अंडरपास का निर्माण शुरू है।
गाजियाबाद में पुराने बस अड्डे को हाईटेक बनाने की योजना तैयार की गई है। काया पलट होने के बाद इसका नज़ारा देखने लायक ही बनेगा। बाहर से देखने पर यह किसी मॉल से कम नहीं नजर आएगा। दावा किया जा रहा है कि गाजियाबाद बस स्टैंड पर एयरपोर्ट की तर्ज पर हाईटेक सुविधाएं लोगों को मिलेगी। इसका निर्माण पीपीपी मॉडल पर किया जाएगा। यह बस स्टैंड गगनचुंबी इमारत जैसा होगा। इसमें 1-2 नहीं बल्कि 14 फ्लोर होंगे। इसमें 2 बेसमेंट भी बनाए जाएंगे। इसमें 350 से ज़्यादा कार पार्क हो सकेगी। बताया जा रहा है कि यहाँ करीब 18 बसों के लिए डिपार्टिंग प्लेटफार्म भी बनाए जाएंगे। यहाँ कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के अलावा फूड कोर्ट और रेस्तरां भी होगा। खबर वाराणसी में भांग शराब की दुकानों को लेकर है, जहां त्योहारों के साथ साथ आम दिनों में भी शराब की बिक्री चर्चा के केंद्र में रहती है। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नई आबकारी नीति 2025-26 लागू होने के बाद शराब और भांग की दुकानों का ऑक्शन होना तय किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में शराब और भांग की दुकानों को लॉटरी के जरिए आवंटन किया जाएगा, जिसका रजिस्ट्रेशन बीते 14 फरवरी से भी शुरू हो चुका है और लॉटरी के नतीजे 6 मार्च 2025 को आएंगे। वाराणसी के आबकारी विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार 690 से अधिक शराब और भांग की दुकानों का आवंटन लॉटरी के तहत किया जाएगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 14 फरवरी से शुरू हो चुकी है, जो 27 फरवरी तक चलेगी। लॉटरी के नतीजे 6 मार्च को आएंगे। यूपी में शिवरात्रि के लिए कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है। कांवड़ियों के जत्थे गंगा जल लेने हरिद्वार जाने लगे हैं। 20 फरवरी से शिव भक्त हरिद्वार से लौटने लगेंगे। इनकी सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन ने खाका तैयार कर लिया है। सड़कों पर कांवड़ियों को दिक्कत न हो, इसलिए पुलिस ने रूट डाइवर्जन करने का फैसला किया है। 23 फरवरी की रात 8 बजे से हाईवे पर ट्रक, कंटेनर, डंपर, ट्राला, पिकअप समेत सभी भारी वाहनों को प्रतिबंध कर दिया जाएगा, जो 27 फरवरी शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। भारी वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से गुजारा जाएगा। इसके अलावा कार, बाइक और रोडवेज बसें हाईवे पर चलती रहेगी। उत्तर प्रदेश में कभी धूप तो कभी बादल के बीच मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखा गया है। पहले जहां मौसम साफ होने से लोगों को ठंड से राहत मिल रही थी, वहीं अब मौसम विभाग ने एक बार फिर से प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 और 20 फरवरी को बारिश हो सकती है, जिसके बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार 19 और 20 फरवरी को नोएडा, गाजियाबाद समेत पश्चिमी यूपी के कई जिलों में तेज बारिश हो सकती है और इसके बाद न्यूनतम तापमान 2 डिग्री तक गिर सकता है। दरअसल इसके साथ ही तेज बारिश और तूफान की संभावना भी मौसम विभाग ने व्यक्त की है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।